सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में खिचड़ी पकती चली जा रही है। जहांगीर तरीन साहब का नया ग्रुप इस्तेहकाम पाकिस्तान सामने आया, लेकिन तरीन साहब 2 हफ्ते के लिए लंदन जा चुके हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं और कहा जा रहा है कि कोई आंखों का मसला है जिसकी वजह से वो दुबई गए हैं। लेकिन सियासतदान कहीं भी जाए, सियासत तो पीछा नहीं छोड़ती। ये भी होता है कि जनाब अगर जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हैं तो शायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, और जरदारी साहब अगर गए हैं तो क्या कोई नाराज़गी है। और नाराज़गी की वजह यह भी बताई जा रही है कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग चले गए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ उस तरह से इलेक्टेबल्स क्यों नहीं आए, ये बात भी है। और आगे कहा जा रहा है कि शायद असल मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग तो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो क्या सूरत हाल होगी, इसी पर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन करें मुराद राज साहब, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुराद राज साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो किसी से इल्हाक करेगी, शायद नून लीग की तरफ जाए। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का उसके बाद बयान आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम पंजाब में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो इस तरह की अभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं की, ना इस पर बात हुई है, क्योंकि अभी तो पार्टी फॉर्म हुई है। हम अपनी चीज़ों पे इस वक्त देख रहे हैं, अपनी चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह आगे चलना है, किस तरह सब चीज़ें। सो आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई भी इस तरह का डिसीजन हो रहा है कि, क्योंकि अभी तो इलेक्शनों का भी कुछ पता नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली एक चीज़ अनाउंस हुई है, अभी अनाउंस भी नहीं हुई, उसका कहा जा रहा है कि मे बी अक्टूबर, मे बी नवंबर। तो अभी क्योंकि कंफर्म कोई चीज़ भी नहीं है, सो इसलिए इन द सेंस कि आप उस पर कैसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ इल्हाक करना है, नहीं करना, आई डोंट थिंक ऐसी अभी भी कोई भी बात हुई है, क्योंकि वी आर इन मीटिंग्स एवरी डे, और इस तरह की बात मेरे सामने तो अभी तक कोई नहीं है। ठीक मुजम्मिल मुराद साहब, इस पे क्योंकि मुल्क में जो पॉलिटिक्स हुई है पिछले 2-3 साल में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा नैरेटिव होता है। तो अब बड़ा जो वैक्यूम दिखाई देता है इस न्यूली बॉर्न पार्टी का, वो नैरेटिव के हवाले से लोग बात करते हैं कि आइडियोलॉजिकली ये कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर तो वही नैरेटिव है कि जो PMLN या पीपल्स पार्टी की 30 साल की पॉलिटिक्स का क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है, तो फिर डिफरेंस क्या है, एक्स फैक्टर क्या है फिर? देखिए, मैं आपको यही बताऊं कि आपने इस पार्टी में देखा कि सारे जो लोग हैं वो PTI के हैं, जो PTI छोड़ के आए। जो हमने पॉलिटिक्स की, क्योंकि मेरे से कोई पूछा था जी कि आपका मंशूर क्या है। पार्टीज ने बड़े बड़े खूबसूरत मंशूर बनाए हैं, मगर उन पे उन्होंने कितना लायमल किया है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मंशूर में ज़बरदस्त चीज़ें लिखती जाती हैं, एट द एंड ऑफ द डे उसमें जो इम्प्लीमेंट होता है मेरे ख्याल से शायद 5% ही होता हो। इसलिए मंशूर वाली बातें जो हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं। आप जिस तरह आपने हमें पब्लिक लाइफ में देखा है, मैंने 15 साल गुजारे हैं PTI के अंदर, और पब्लिक लाइफ गुजारी है, कैमरे के सामने गुजारी है, 3.5 साल एज अ मिनिस्टर गुजारे हैं। सो जो जिस चीज़ के लिए हमने पॉलिटिक्स या मैंने ज्वाइन की या हमारे साथियों ने ज्वाइन की, वो इसलिए थी कि जब तक आप आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं डाल सकते और जब तक आप मुल्क की हालात को बेहतर नहीं कर सकते। अब जिनके मंशूर बड़े खूबसूरत मंशूर लिखे हुए हैं, एक पार्टी के 40 साल से लिखे हुए हैं, एक के 30 साल से लिखे हुए हैं, आज जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख लें जो मुल्क के हालात हैं। आई थिंक 70 साल प्लस हिस्ट्री के अंदर इस वक्त हम वर्स्ट जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे आप सोच भी नहीं कभी सकते थे कि 300 से ऊपर का डॉलर होगा, और जो आम आदमी है वो गोश्त या मुर्गी क्या, वो तो दाल भी खरीद नहीं सकता है। सो इसलिए मंशूर और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल मायने रखती नहीं है जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़बरदस्त लॉज लिखे हुए हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। सो क्या फ़ायदा इतनी खूबसूरत किताबें लिखने का और इतनी खूबसूरत चीज़ें लिखने का, एट द एंड ऑफ द डे जब उन पर इम्प्लीमेंट ही ना हो रहा हो। तो जो हमारा एटलीस्ट है, जो मैंने किया 3.5 साल एज अ मिनिस्टर, जो आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर मैं फ़र्क ला सका, वो मुझसे पूछें आप, या मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो चलना तो हमने उसी रास्ते पे है जिसलिए हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, जो हमारा नजरिया है। मगर अगर कोई समझता है कि जी अगर हम नून लीग की पॉलिटिक्स करनी शुरू कर देंगे या पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे,
आई डोंट थिंक दैट विल मेक सेंस एट ऑल। अच्छा जी, सिद्दीक जान। मुरारा साहब ये बताएं कि आप 2018 में ज़ाहिर MP बने और आपके पास बड़ी यहाँ वजारत भी रही, तो ये भी जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था पंजाब में, तो आपने किस हल्के से जो है वो टिकट अप्लाई किया था और आपको टिकट मिला था या नहीं मिला था तहरीक इंसाफ का? नहीं सर, मुझे टिकट नहीं मिला था। अच्छा, मेरा वही हल्का था जहाँ से मैं 2013 से जीता हूँ। 2013 में 24 सीटें थी लाहौर की और उनमें से 3 सीटें जीती गई, जिसमें से मैं था और मियां असलम इकबाल थे और मियां महमूद रशीद थे। सो बाकी 21 सीटों पे हम हार गए थे। 2018 में 30 सीटें थी लाहौर की, जिसमें से हम 8 सीटों पे जीते, उसमें से भी 1 सीट मेरी थी। सो इसलिए। अच्छा मुरारा साहब ये बताएं कि आपने एक अपना ग्रुप अनाउंस किया, आपने और हाशिम डोगर साहब ने, और एक ग्रुप आपने अनाउंस किया, उसके बाद ये बताएं कि क्या तरीन साहब आपके पास आए थे चल के कितना बड़ा एक ग्रुप अनाउंस हुआ है पंजाब में, और कि एक ग्रुप के ज़ाहिर है आप लीड कर रहे थे उस ग्रुप को, तो क्या वो आपके पास गए थे घर दावत देने, या आपने खुद से ये फैसला किया कि नहीं अब मैं ये ग्रुप ख़त्म करता हूँ और मुझे तरीन साहब के साथ ही जाके खड़ा होना चाहिए? हमारी मुशावरत हुई थी आपस में और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मैं तो खुद काफ़ी लोग जो मैंने उनके पास भी देखे, आई थिंक इट वाज उस वक्त वो इस तरह था कि इतने लोग आ गए हैं PTI से, तो मैं खुद ज़रा आई वाज टेकन बैक कि अच्छा कि ये भी छोड़ आए हैं, ये भी छोड़ आए हैं सब लोग। सो इसलिए मैं तो खुद आई वाज टेकन बैक अलर्ट। सो इसलिए तो मैंने कहा द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर हम लोग मिल के, क्योंकि हम पुराने इतने 7 सालों के चल रहे हैं, 15 साल मैंने दिए, आप देख लें अली जरी साहब ने कितने साल दिए हैं, आमिर कियानी ने कितने साल दिए हैं, इमरान इस्माइल ने कितने साल दिए हैं। आई मीन सब की यहाँ पे तो डेकेड्स की मेहनत है, और जब वहाँ इकट्ठे थे तो हम यहाँ क्यों नहीं इकट्ठे सब हो सकते? सो उसके। अच्छा सर, तरीन साहब एक और सवाल मैं इसी के तसलसल में कर लूँ, इसी तसलसल में एक और सवाल कर लूँ। अच्छा देखें मुरारा साहब, आप ने अभी क्योंकि मैं लेट पहुंचा तो मैं सुन रहा था आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कोई बात कर रहे थे, लेकिन ये बताएं कि आपकी पार्टी के आजोदे जो है वो अनाउंस हुए। एक तो ये है कि आप हों, अली जैदी साहब हों, इमरान इस्माइल, 3 का जिक्र कर रहे हैं, एक तो आपको कोई ओहदा नहीं दिया गया, लेकिन उसके साथ हमने ये देखा है कि ओन चौधरी साहब को 3 ओहदे दे दिए गए हैं, और ओन चौधरी साहब ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियाहत और स्पोर्ट्स भी हैं, 3 ओहदे उनको यहाँ भी दे दिए गए हैं। तो क्या पार्टी में कोई कमी है लोगों की कि एक ही शख्स को आपने 3 ओहदे दे दिए, और इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके जो इतने अहम ओहदेदार हैं जिनको आपने 3 ओहदे दे दिए ओन चौधरी साहब को, वो शहबाज शरीफ के मुशीर भी हैं, वो उनकी काबीना के मेंबर भी हैं, तो ये बताएं कि ये फिर PDM की एक 15वीं जमात है, PDM में शामिल जमातें 15 हो गई हैं, या आप PDM से अलग हैं? अगर अलग हैं तो कैसे वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर जो है वो आपके 3 ओहदे रख सकता है आपकी पार्टी के अंदर, और आपको कोई ओहदा ही नहीं मिलता? देखें ना, तो मैंने पहले कभी पार्टी में ओहदा कोई लिया था, अगर आपको याद हो तहरीक इंसाफ के अंदर मैं शुरू में जनरल सेक्रेटरी लाहौर था जब 2011 का जलसा हुआ था। मैं मेरे ख्याल से 2009 से लेकर 2011 तक मैं जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद मैंने पार्टी का ओहदा नहीं लिया। देखें, या तो आप, मैं समझता हूँ हमेशा कि या आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर सकते हैं या आप तंजीमी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई ओहदा दे दिया जाए तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप करना चाहते हैं कि नहीं। बट मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का फैसला होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन सा ओहदा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। एट द एंड ऑफ द डे सबको आपकी पॉलिटिक्स का पता है। मैं 2 दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का, मिनिस्टर रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मिनिस्टर बना हूँ, एक ही टेन्योर के अंदर 2 दफ़ा मिनिस्टर बना। सो इसलिए ये ओहदे वगैरह तो आने जाने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन जो PDM वाला सवाल है कि काबीना का हिस्सा शख्स आपकी पार्टी में, ओन चौधरी साहब वाला, ओन चौधरी अब उनके साथ पुराना चल रहे हैं, सो इसलिए आई डोंट नो दैट, वो आप ओन चौधरी साहब से पूछें कि यू नो उनका क्या स्टैंड है उस चीज़ के। सर आप पार्टी के तर्जमान हैं, आपका पार्टी का हिस्सा हैं, आपने इतना बड़ा फैसला किया, इतनी लंबी रफाकत छोड़ के आप एक पार्टी में गए हैं, और उस पार्टी में सबसे जो ताकतवर ओहदेदार है वो शहबाज शरीफ का PDM का मुशीर है और उनके काबीना के मेंबर है, तो आपने जवाब तो ज़ाहिर है, आप पार्टी के तर्जमान भी हैं, आपके स्टेक्स भी इस पार्टी के साथ हैं, तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? देखें, ये तो ओन चौधरी साहब से या जहांगीर तरीन साहब से या अलीम खान साहब से पूछना पड़ेगा, मगर ये है कि अगर वो उधर हैं भी तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पार्टी, और इंडिपेंडेंट पार्टी है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? सर आपकी बात दुरुस्त है, मगर उससे ये होता है ना कि ऐसा लगता है कि PDM का जो मौजूदा सेटअप है उसी का हिस्सा है ये जमात। आप चूंकि कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी, नून लीग, एक बंदे के होने से
सर पूरा तरीन ग्रुप ही उस तरफ है। नोमान लंगड़ियाल साहब ने जो बयान दिया, क्या दिया? नोमान लंगड़ियाल साहब ने कहा हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग के साथ। अच्छा, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग में नहीं था जिस मीटिंग में उन्होंने फिर कहा होगा। मैं उस मीटिंग में नहीं था। सर जिस दिन पार्टी अनाउंस हुई है, वहाँ से निकलते ही उन्होंने ये बात किया कि हम तो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। आप ये बताएं कि अगर आपको सीट एडजस्टमेंट में कहा जाता है कि आप शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आप लड़ेंगे लाहौर से? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लड़ेंगे। अच्छा चलिए मुजम्मिल साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होता है PMLN के साथ जाने का, तो आप उसको जो है मुखालिफत करेंगे? अगर कलेक्टिव डिसीजन होता है आगे चल के, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी हमें नहीं पता कि अभी नवंबर में होने हैं या कब होने हैं या अक्टूबर में होने हैं, किसी को भी नहीं पता इलेक्शंस का। इलेक्शंस तो ये वाले भी प्रोविंशियल भी होने थे, ये भी नहीं हुए। सो इलेक्शंस का तो भी कुछ पता नहीं। आगे जाके पार्टी क्या फैसला करती है, सब इकट्ठे बैठ के क्या डिसाइड करते हैं, वो तब देखा जाएगा। आप सर कह रहे हैं कि पता ही नहीं इलेक्शंस का। सर ये इतनी इंस्टेबिलिटी पहले ही है इकोनॉमिकली, अगर हम देखें, आप भी जिन चीज़ों को समझते हैं, अगर यही नहीं पता इलेक्शन कब होने हैं तो क्या प्लानिंग होगी? ये तो अजीब बात नहीं कि आइन में तो दर्ज है कि आप 5 साल पूरे करें और उसके बाद केयरटेकर सेटअप आए, लेकिन आप भी या कोई भी नहीं बता पा रहा कि जी इलेक्शंस कब होंगे। ये तो बहुत बड़ा मसला है। आइन में तो पहले भी था, जब हमने तोड़ी थी पंजाब असेंबली और केपी असेंबली, तो तब भी तो होना चाहिए था इलेक्शन, वो नहीं हुआ। सो इसलिए द थिंग इज के बिकॉज ऑफ द कंडीशंस जो मुल्क की हैं इस वक्त, अगर इलेक्शन अभी होते हैं, केयरटेकर सेटअप ज़्यादा चलता है, कम चलता है। जैसे देखें, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स जो है वो तो अब डेली बेसिस पे नहीं बल्कि आवरली बेसिस पे चल रही है। मुझे तो ये लगता है कि पहले हम कहते थे ना जी कि इस हफ्ते या इस महीने कुछ होना है या अगले महीने कुछ होना है। मुझे तो अब ये लग रहा है जिस तरह कि अगले घंटे में क्या होना है, अगले घंटे के बाद कुछ और ना हो जाए। सो इसलिए इट्स आवरली थिंग नाउ दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ। और मेरे ख्याल से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे ख्याल से इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं, क्योंकि किसी चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है। बड़े अफसोस की बात। जी सदीक, देखें उसामा साहब, ये मेरा सवाल भी है मुराद राज साहब से, और कन्फ्यूजन ये क्यों है, क्यों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है वो PDM की 15वीं जमात समझा जा रहा है। पहला तो यह कि तरीन साहब ने अनाउंस किया, तरीन साहब खुद जो है उनका ग्रुप नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था 17 जुलाई को। फिर उनके साथ अलीम खान साहब बैठे थे, जो मियां नवाज शरीफ से कई मुलाकातें यमन फील्ड में जाकर कर चुके हैं। उनके साथ फ्रंट लाइन पे नोमान लंगड़ियाल साहब बैठे थे, नोमान लंगड़ियाल साहब जिन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा। फिर नोमान लंगड़ियाल साहब बयान देते हैं कि हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जिसका मुराद राज साहब को नहीं पता। पार्टी का एक इतना अहम हिस्सा है कि अपना पूरा ग्रुप छोड़ के, पहले इतनी लंबी रफाकत छोड़ के तहरीक इंसाफ को छोड़ा, फिर अपना एक ग्रुप बना के, अपना ग्रुप छोड़ के, और बगैर इसके कि तरीन साहब इनके घर चल के आते, जिसके पास एक टिकट भी हो, जिसके पास एक रुकन भी हो, उसके पास भी बड़ी पार्टी वाला या जो शामिल करना चाहता है वो जाता है, और इनके पास वो नहीं आते, ये फिर भी चले जाते हैं। फिर अभी ये भी कैटेगोरिकल मुराद राज साहब नहीं कह रहे कि मैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, वो कह रहे हैं पार्टी का फैसला होगा तो फिर देखेंगे। फिर ये भी देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनती है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद अब तक एक बयान भी उन्होंने मौजूदा हुकूमत की तबाही, बर्बादी, मुआशी जो कुछ इन्होंने किया है मुल्क के साथ, जो आवाम के साथ कर रहे हैं, जो बेरोज़गारी, जो कुछ इस मुल्क के साथ इस हुकूमत ने 14 माह में किया, एक बयान भी इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं आ रहा। अतात अरड़ साहब भी कहते हैं जनाब कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, साथ चलेंगे। तो ये बताएं कि मुराद राज साहब, लोग क्यों आप पे फिर एतमाद करते हुए आपको वोट देंगे? अगर उन्होंने फिर वोट आपको इसलिए देना है कि आप PDM का हिस्सा हैं, तो वो डायरेक्ट PDM को देंगे, फिर वो डायरेक्ट शेयर को टिकट उनको वोट देंगे। आपको क्यों वोट देंगे लोग? सर आपने बड़ी ज़बरदस्त तमहीद बांध दी है, मगर मेरा एंड पे यही आपको जवाब होगा कि मुझे अभी तक उस मीटिंग के अंदर, जिन मीटिंग्स के अंदर मैं बैठ रहा हूँ, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही, कोई PMLN के साथ चलने के आगे बात नहीं हो रही, या पीपल्स पार्टी के साथ चलने की बात नहीं हो रही। जिस दिन होगी मैं आके आपको खुद बता दूंगा, हाँ जी इस तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा मुराद साहब, इस पे इलेक्शन के हवाले से आपने कहा कि अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, तो आप इस चीज़ को अपोज करेंगे कि अगर 1 साल तौसीब मिल जाती है ऐसी असम्बली को, या उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? और दूसरा ये कि एक आर्गूमेंट ये भी हो रहा है कि असल में आपकी पार्टी में जो भी लोग आए हैं वो वोट लेने नहीं, तोड़ने आए हैं किसी और के। तो आपको लगता है सही एनालिसिस है ये? देखिए, वोट तोड़ने या वोट जोड़ने की तो बात है नहीं। द थिंग इज़ कि जिस वजह से आए हैं और जो हुआ है और जहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें चली गई थी, वहाँ कभी जानी चाहिए नहीं थी। जिस एक्सट्रीम जगह पे हम लोग चले गए थे, मेरे ख्याल से बहुत लोग वहाँ नहीं जाना चाहते थे। मैं खुद PTI के अंदर जब था तो उन लोगों में से था जो कि कभी भी नहीं चाहते थे कि इस एक्सट्रीम पे पॉलिटिक्स को लेके आया जाए, क्योंकि मैंने 15 साल में से 12 साल सड़कों पे गुजारे हैं।
3 साल में अगर मैं मिनिस्टर था तब भी हम एहतजाज कर रहे थे और लॉन्ग मार्च हमने बीच में भी किए थे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि प्रोटेस्ट करना एक बिल्कुल आईनी हक है और प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए, मगर जहां बात चली गई थी, आई थिंक कोई भी अपने मुल्क को जलना नहीं देखना चाहता एट एनी पॉइंट। हमारा मुल्क है, किसी और का नहीं है, हमने इसको ठीक करना है, किसी और ने नहीं करना। और मैं दूसरी चीज आपको आखिरी चीज ये भी बता दूं कि चीजें हमेशा जो हल होती है ना वो मेज पे बैठ के होती हैं, सड़कों पे नहीं होती। बड़ी दफा कहा गया कि जी ये जो खान साहब के इर्द गिर्द एडवाइजर्स थे ना, उनके पिछले जब से वो लाहौर मूव किए, उन एडवाइजर्स की वजह से आज तहरीक इंसाफ जहाँ खड़ी है ना वो इसलिए खड़ी है। उन एडवाइजर्स ने ये तबाही मचाई है और किसी ने नहीं मचाई। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स हो गई थी ना, आई थिंक पीपल डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक, लेकिन सर वो एडवाइजर्स में जिनके नाम आते हैं उनमें तो फवाद चौधरी साहब भी हैं और भी लोग हैं, वो तो छोड़ के भी चले गए, कुछ आपके साथ आ रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा सर कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दी उसमें आपका नाम भी है। शायद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से ज़्यादा कॉल्स पुलिस ने, बकौल पुलिस उन्होंने चार्ट दिखाया, उनमें आपका भी दिखा दिया कि जी इन्होंने भी कॉल्स की हैं। मेरी तो मैं तो आपने देखा मेरी ना कहीं वीडियो है ना कोई इस तरह की चीज़ है। सो अब अगर कॉल्स हैं तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैंने भी कॉल्स मंगवाई हैं और देखी हैं, और मेरी इतनी कॉल्स उस दिन की हैं नहीं कहीं की भी। मेरे ख्याल से जिस टाइम पीरियड की वो बात करें, शायद मेरी 2 कॉल्स हैं उस वक्त में। सो वो भी बातचीत उनको पता लग जाएगा। सजुद सामने मेरे पास कॉल्स पड़ी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, वो एडवाइजर्स में से चंद के नाम बता दें जिनकी वजह से सारी सूरत हाल बनी। आप सबको पता है वो कौन है, सो इसलिए नहीं सर, और नहीं पता तो इसीलिए पूछ रहे हैं। सबको पता है क्यों पता है सबको? मैं आपको ये बता दूं कि आप सबको इसलिए पता है क्योंकि आप सबको पता है कि किसने मुहासरा किया हुआ था ज़मान पाक का, पिछले 6 महीने से किसने मुहासरा किया हुआ था, और किसको अंदर जाने की इजाज़त थी, किसको नहीं थी, और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा था सारा ज़मान पाक का एनवायरनमेंट, सबको पता ही है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान के न्यूली मेंबर। दिया बहुत 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 मेहरबानी आपकी। अब जिस तरह हम सुन रहे थे मुराद राज साहब को कि अभी तो नई पार्टी है, अभी टाइम लगेगा, अभी चीज़ें उतनी वाज़ेह नहीं हैं, हत्ता कि वो तो कह रहे हैं इलेक्शंस का भी नहीं पता। लेकिन सिद्दीक जान, अभी तो पार्टी सही तरह से यानी वजूद में नहीं आई, उसके मेंबर्स का नहीं पता, कारकुनों का नहीं पता, पोजीशंस का नहीं पता, लेकिन लिया से पूरा ख़ानदान छोड़कर भी चला गया और कह रहे थे वो भी इलेक्टेबल्स थे, रंधावा जो फैमिली, इसकी क्या वजह बनी? बिल्कुल, यह हम अंदरूनी कहानी सामने रखते हैं कि जो लाला ताहिर रंधावा हैं वो जहांगीर तरीन साहब के करीब तरीन जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ बड़ी कुर्बत, उनके साथ रहे। 17 जुलाई को भी उनके ग्रुप का हिस्सा थे। और अभी जब तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ बनाने की तरफ बढ़े, तो सबसे पहली जो मुलाकातें हुई उनकी, उनमें आपको पहली तमाम चंद मुलाकातों में आपको लाला ताहिर रंधावा जो है वो इसका हिस्सा नजर आएंगे, जहांगीर तरीन साहब का। और जाहिर है ये वो फैमिली है जिन्होंने चौकाज़म से आज़ाद इलेक्शन लड़कर और जीता था 2018 में, जब हवा और फिजा आपके सामने हैं। जब हवा और फिजा जो है वो तहरीक इंसाफ की थी, तो उस वक्त भी ये आज़ाद इलेक्शन लड़कर जीते थे। लेकिन बाद में उनके उस्मान बुज़ार के साथ इश्यूज़ हुए। उस्मान बुज़ार के साथ इश्यूज़ की वजह से वो पार्टी से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने 17 जुलाई का इलेक्शन लड़ा, उसमें ठीक है वो हार गए। अब वो फिर तरीन साहब के करीब थे, लेकिन इसका मामला ये है कि इसलिए उन्होंने तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है कि जब तरीन ग्रुप की जानिब से नुमान लंगड़ियाल साहब ने यह बयान दिया कि हम तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग के साथ, इस बात पर उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली है, अपनी राय जुदा कर ली है। और ये पहला धचका है जहांगीर तरीन ग्रुप को, ये पहला झटका है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कि अभी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई और विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। जो किसी और की विकटें गिरा रहे थे उनकी अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। अब मामला इनका ये है कि ये कहते हैं कि अगर आपने सीट एडजस्टमेंट ही करनी है नून लीग के साथ, तो फिर हम नून लीग में क्यों ना खड़े रहें, फिर हम नून लीग में क्यों ना रहें, फिर हम नून लीग का डायरेक्ट टिकट क्यों ना ले लें, अगर आपने सीट एडजस्टमेंट ही करनी है। तो दूसरा ये है कि फिर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों को रोल दिया जा रहा है, अभी आप देखें ना कि ओन चौधरी साहब जो हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो शहबाज शरीफ के मुशीर भी हैं, उनकी काबीना के मेंबर भी हैं, और इधर सबसे ज्यादा ओहदे भी उनके पास हैं। 5 ओहदे हैं सच ओन चौधरी साहब के पास। कौन कौन से ओहदे हैं? पहले वो शहबाज शरीफ के 2 चीजों पे उनके मुशीर हैं, फिर अभी पार्टी में उनके पास 3 ओहदे हैं। 5 ओहदे रखने वाली शख्सियत हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबको वाहिद ताकतवर शख्सियत हैं जिनके पास इतने ज्यादा 5 ओहदे हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि एक तो क्लैरिटी नहीं है, फिर यह है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट वाली बात,
फिर कोई जिस तरह से पहला वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला वो जो पार्टी का इंप्रेशन था ना, जिस तरह से वो अनाउंस हुई उसमें भी कोई तगड़े नाम नहीं थे और जो बड़े कद काठ वाले लोग थे सियासी तौर पे जिनकी इंपॉर्टेंस है, वो फवाद चौधरी साहब आपने देखा वो साइड पे बैठे हुए थे, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, इसलिए उन्होंने हर वक्त ही अपनी राय जो है वो इनसे जुदा कर दी। ये तो नजर आ रहा है कि जो पार्टी वजूद में आ रही है उसको इलेक्शंस का भी नहीं पता, उसको हमने किस तरह इलेक्शन के लिए कुछ जिद्दोजहद करनी है नहीं करनी, बहुत से सवाल आते हैं कि अभी लोग छोड़कर भी जाना शुरू हो गए हैं, जो बैठे होते हैं मायूस और परेशान बैठे होते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बजट तो आ गया लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो जो IMF के हवाले से हुकूमत ने कहा, दावे किए हैं जी हमने सब कुछ मुकम्मल कर दिया, वो सब झूठ है और दिसंबर तक कहा जा रहा है कि अब असल बजट आएगा, आप उसको चाहे मिनी बजट कह लें। सूरत हाल क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या महंगाई जो हुकूमती दावा है कि रुकेगी वो होगा भी या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको चंद चीज़ें बता दें कि जो कहा जा रहा है हमने सहूलियात दी हैं इस बजट में, उसमें जनाब मुश्किल फ़ैसलों के साथ साथ ये कहा जा रही है बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया है और इसमें जो इक़दामात हैं रिलीफ के लिए उनमें जनाब मखसूस कागज़ और आर्ट कार्ड और कुरान करीम की इशाअत के लिए बोर्ड पर कस्टम्स ड्यूटीज़ का इस्तिस्ना है। एक मज़ीद API और मौजूदा ड्यूटी रजीम में 3 अद्वियात को शामिल करते हुए फार्मा सेक्टर में मराहत हैं। सोलर पैनल्स और मुल्का आलात की तैयारी पर मराहत, मशीनरी आलात और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज़ में इस्तिस्ना दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT के हामिल खिदमात के दरामद कुनंदगान के लिए भी मराहत हैं। तो इस हवाले से हम आगे भी बजट के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के फौरी बाद। अब पता चला, अब पता चला। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि जी हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, एहसन इकबाल साहब जैसा वज़ीर भी कह रहा है जी समझ नहीं आ रही कि क्यों IMF ने डिले किया है। अब ये एक तरफ कौम को इस तरह की बातें बताई जाती हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज डॉन में पूरी एक रिपोर्ट छपी है, अनवर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा कि जी IMF या वर्ल्ड बैंक के लोग नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बता रहे हैं कि आप 9वां 10वां भूल जाएँ जनाब रिव्यू, और अब तो ये होगा कि अगले के लिए आप तैयारी करें, उसके लिए आप मुआशी इस्तेहकाम से पहले सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ जो कि होता नज़र नहीं आ रहा, और इस्लाहात करनी होंगी वो भी नज़र नहीं आ रही। आज मैं पढ़ रहा था कि आयशा गौस साहिबा वज़ीर ममलकत हैं, वो कह रही हैं कि जी महंगाई में कमी आना शुरू हो गई है, आलमी सतह पर महंगाई में कमी आ रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान में भी कमी आना शुरू हो गई है। मुझे समझ नहीं आई कि मई के अदाद-ओ-शुमार जो हुकूमत के हैं वही देख लेती, 38% महंगाई, 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और वो कह रही है कि महंगाई कम होना शुरू हो गई है। अब ये नहीं समझ आती है कहाँ से डाटा लेकर आते हैं, अपने डाटा को भी पढ़ते हैं नहीं। अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब बढ़ती महंगाई, कर्जे और माहौलियाती तब्दीली मईशत को दरपेश बड़े ख़तरात करार दिए गए हैं। अब मुजम्मिल मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ इस तरह की खबरें आती हैं, खुद कहते हैं कि जनाब हमने शराइत पूरी कर दी हैं, पता नहीं कि क्या हो रहा है। जब अंदर से खबर आती है पता लगता है कि ना तो $6 अरब का इंतज़ाम हुआ, ना डॉलर आप उस तरह से स्टेबल कर पाए हैं। आपने कहा कि हमने बजट जो है शेयर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ज़ुबानी उनसे बात हुई थी कि आप बजट शेयर कर दें, तो मैंने कहा एक शर्त पे करेंगे कि आप फिर हमारे साथ जनाब वो रिव्यू मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, और उसके बाद खुद ये खबर आई कि जी वो जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो बाद में बढ़ाई गई हैं। इसका मतलब IMF को जो आपने बजट दिया था उसके बाद आपने उससे ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी। तो ये हुकूमत सच क्यों नहीं बोल रही? देखें, इस पर पहली चीज़ तो ये है कि वो जो हाइपोथेटिकल बजट कहना चाहिए, उसकी वजह ये है कि जो पैसे अभी आए भी नहीं हैं वही बांट दिए उन्होंने। एक चीज़ होती है ना, रकम जेब में होती है फिर बांटते हैं, लेकिन आए नहीं है उससे पहले बांट दिए कि जब आएंगे तो उसको उतने मिल जाएंगे। यानी ये जो तनख्वाहें कह रहे जी 35% हम बढ़ा रहे हैं, इसकी रकम हुकूमत के पास है नहीं, ये सब्सटेंशिएट नहीं हो सकती ना। कैसे क्रिएट करेंगे? इतने इंसेंटिवाइज किया है इन्होंने बहुत सी चीज़ों को, इसके अंदर सबको खुश कर दिया है, और आपका जो रिज़र्व है वो खाली पड़ा हुआ है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। सबसे बड़ा बयान जो इसहाक डार साहब का है मुझे लगता है रिसेंटली, जो हमने भी शायद उसको नहीं इतना एम्फसाइज़ किया, वो ये है कि उन्होंने 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू में ये बात की है कि बेसिकली जियोपॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान को। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी, बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ एक कंस्पिरेसी और एक साजिश हो रही है, ठीक है। जिस तरह से पिछली हुकूमत ने कहा था ना अमरीकी साजिश, तो ये हुकूमत अब कह रही है कि IMF की साजिश, क्योंकि अब सारे जब कुछ बनता नहीं है, फेलियर नज़र आ रहा होता है, फिर साजिश की तरफ जाना होता है ना आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नज़र नहीं आती उस टाइम पे। तो जियोपॉलिटिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का उनका मतलब ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट है, हमारे साथ नहीं है। तो कहने का मकसद उनका ये है कि दरअसल जो सियासत है
उसका निशाना बन रहा है पाकिस्तान। अदरवाइज़ हम ये डिज़र्व नहीं करते, और अगर ये नहीं भी होता तो हमारे पास उसके बावजूद प्लान भी है। तो जियोपॉलिटिक्स वाली स्टेटमेंट पे उनसे सवाल होना चाहिए कि कौन सी साजिश है, इसको बेनकाब किया जाए। क्या वजह है कि इंटरनेशनल स्फीयर पे हमारा जो फेलियर है, अगर जियोपॉलिटिक्स भी हो रही है तो फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है? आपकी हुकूमत के पास है। कैंसिल आउट करें उसको, आप लॉबिंग करें, कन्विंस करें उनको। तो अगर आपने ये कहना है कि चूँकि सियासत का शिकार कर रहे हैं हमें, इसीलिए हमारे साथ हार्श टर्म्स निगोशिएट हो रही हैं, तो उन हार्श टर्म्स को भी आपने ही अपनी लॉबिंग से चेंज करना था। तो मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी लेने से इनकारी है सब। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है मुजम्मिल। इसी पर हम ज़ीशान उस्मान मर्चेंट साहब से बात करते हैं। माहिर मईशत हैं ज़ीशान मर्चेंट, सॉरी ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये फरमाइए कि ये जो बात अभी हो रही है कि जी हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स हो रही है, इसी तरह इसाक डार साहब ने कुछ अर्सा कबल एक दफ़ा न्यूक्लियर एसेट्स की भी बात कर दी थी कि जी किसी कीमत पर नहीं हम देंगे, तो तब भी एक भौचाल आ गया था कि अचानक इन्होंने क्यों बात की है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे हैं, वज़ीर तवानाई, के जी जिस तरह दोस्त ममालिक को हमारी मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रहे जिस तरह होनी चाहिए। वो भी ये कहते हैं, रीस्ट्रक्चर की बात कर दी उन्होंने, लोन रीस्ट्रक्चर की अचानक इसाक डार साहब ने, और पार्लियामेंट में नहीं की, किसी प्रोग्राम में जाकर कर दी। तो ये कुछ समझ आ रही है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है? असल में जो मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ कि हो ये रहा है कि जो भी हमारे ब्रदर मुल्क हैं या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन पे बहुत ज्यादा अपना इन्हिसार करते रहे माजी में, वो भी सारी चीजें देख रहे हैं कि हमारी मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। जो एक अफरा तफरी है, जो एक क्राइसिस वाली जो सिचुएशन है, तो इसमें जो है वो ये सारे ममालिक यही देख रहे हैं कि वो किससे बात करेंगे। अगर वो आज किसी गवर्नमेंट को बात करके देते हैं तो कल अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट बदल जाती है तो ओनरशिप कौन लेगा। तो ये सारी बुनियादी जड़ मुझे नजर आती है कि जो हमारा जो इस वक्त पोजीशन है दुनिया में, वो एक बड़ी वॉलेटाइल नजर आ रही है, क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है, ना किसी किस्म की पॉलिटिकल सर्टेनिटी है इस वक्त। और कभी हम सुनते हैं इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी सुनते हैं इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। कल परसों किसी मेंबर ने कह दिया था कि कोई आवाज आ रही है देर होने की। तो ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट जब तक रहेगी तब तक ना सिर्फ आपके साथ जो भी जिससे भी आप बात करने जाएंगे वो यही कहेगा कि भाई कोई सर्टेनिटी नजर आए तो फिर कोई आगे स्टेप बढ़े। इस वक्त जो भी पोजीशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसाक डार साहब अपने बयान को जो उन्होंने कल परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है IMF ज्यादती कर रहा है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। आई डोंट नो ये वो क्यों कह रहे थे, इसके पीछे क्या मंतक है। ये तो स्टेट लेवल पे बात होती है यहाँ पे, ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल सारी बात करते हैं। IMF ना आपके कहने से कुछ कहेगा ना मेरे कहने से कुछ करेगा। IMF तो देखेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, और अगर वो जो उन्होंने अहदाफ सेट किए हैं या जो कमिटमेंट्स हो रही हैं उसको अगर पाकिस्तान पूरी करेगा तो IMF अपनी लोन दे देगा। अब इसाक डार साहब का ये कहना है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं, मुझे वो बात भी समझ में नहीं आती कि हम एसेट्स को अपना बेचना चाह रहे हैं। पिछले 20 साल में जो है मुझे तो कोई प्राइवेटाइज होती हुई चीज नजर नहीं आई। इस साल के बजट में जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बजट रखा है कि प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ 15 बिलियन रुपए आएंगे, तो इसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन तो होनी ही नहीं है कोई, ना इस तरफ कोई सीरियस एफर्ट हो रही है। क्योंकि जब भी कोई एफर्ट हुई है तो उसको सैबोटाज किया गया या वो रोक दी गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम बात कर रहे हैं दुनिया के सामने उसमें कितना वजन है या उसमें हम कितना सब्सटेंस लेके आ रहे हैं। क्योंकि कह देने से कि हमने सारे अहदाफ पूरे कर लिए हैं और प्रैक्टिकली वो नजर ना आए तो वो हो नहीं सकता ना। अब दूसरे ममालिक भी जो है वो उन्होंने हमको पिंग कर दिया है IMF के साथ, और IMF ने हमें उनके साथ मुंसलिक कर दिया कि जब तक वो नहीं होगा ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। दोनों तरफ ही कुछ नहीं हो रहा, फंस गए हैं। जी हाँ, सिद्दीक जान, अल्टीमेटली यही नजर आता है कि दोनों तरफ कुछ नहीं होना है। अच्छा, लेकिन ज़ीशान साहब ये बताएं कि इसाक डार साहब तो कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। वो कह रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो कह रहे हैं सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं, प्लान B भी तैयार है, प्लान C भी तैयार है। और वो कह रहे हैं कि ये मायूसी वाली बातें करना छोड़ दें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। वो तो कह रहे हैं सब अच्छा है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन नहीं लेनी आपने। अगर सब अच्छा है तो इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? अगर सब अच्छा है तो मुल्क की एक्सपोर्ट क्यों कम हो रही है? अगर सब अच्छा है तो मुल्क में जो है डॉलर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर सब अच्छा है तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? अगर सब अच्छा है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? अगर सब अच्छा है तो मुल्क से लोग
छोड़ छोड़ के पाकिस्तान से इतना एक साल में कभी लोग नहीं गए जो इतने एक साल में चले गए। अगर सब अच्छा है तो ये सब होता, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि सब अच्छा नहीं है। इस वक्त जो पोजीशन है हमारी, जो भी ये कहते हैं कि हमारे पास डिफॉल्ट नहीं होना या डिफॉल्ट के लिए आप ऐसी बातें ना करें, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान ने जो है वो $72 बिलियन देने हैं। $72 बिलियन कहाँ से आएंगे पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान कैसे देगा? क्योंकि हर साल रीस्ट्रक्चर कह रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। हम ऑलरेडी इस तरफ जा रहे हैं, पहले मरहले की तरफ चले गए। हम दोस्त मालिक से हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, नहीं अभी लोन हमने नहीं देने उनको, हम आगे ले जाएंगे। आज स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि हम किसी रीस्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहे, तो हमारे आपस में ही लोगों के ऊपर अंदर कंफ्यूजन है। देखिए ना, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करने जाएंगे, दूसरी तरफ स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहा है कि हम कोई रीस्ट्रक्चरिंग की नहीं सोच रहे। हमारे कॉल और फेल में तजाद हो रहा है। देखिए मसला ये है कि आप एक तरफ ये जो हमें जो हमारा जो डेफिसिट है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका मतलब है हम नेगेटिव में है डॉलर्स के इनफ्लो में। तो हमें जो $72 बिलियन देना है ये बड़ा मुश्किल टास्क है। अनलेस एंड अनटिल हम कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करेंगे पॉलिसीज में, ये ठीक नहीं होगा। हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि प्लान बी है, लेकिन वो किधर है भाई? अच्छा, हमें समझ में तो आए कि कोई उसके खदोकाल नजर तो आए कहीं। अच्छा। वो तो प्लान भी कहीं नजर ही नहीं आ रहा। जी, वो एक आया प्लान भी, उस पर मैं आपसे जरूर सवाल करूंगा। पहले मुजम्मिल प्रशांत साहब, इस पे क्रेडिबिलिटी का आपको लगता है बहुत बड़ा मसला है? क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट ने भी फ्यूल सब्सिडी दे दी और इस गवर्नमेंट ने पहले IMF से बात कुछ की, और अब ये कहा जा रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने और इंसेंटिवाइजेशन को अनाउंस कर दिया गया। तो क्रेडिबिलिटी अगर अपनी ख़राब कर लेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम मिलेगा कैसे हमें? देखिए, क्रेडिबिलिटी का ऐसा बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के और दुनिया के साथ, जो ना हमारा जो एक परसेप्शन लेवल है वो बहुत नेगेटिव चल रहा है। आप ये देखें बतदरीज, अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं तो हमारी रेटिंग नीचे से नीचे आती चली जा रही है। तो इसका मकसद ये है कि हमारी चीजें जो इकोनॉमिकली भी है वो ठीक नहीं हो रही, जो हम पॉलिसी स्टेप्स ले रहे हैं वो भी ठीक नहीं हो रहे, और जो हमारे साथ जो भी पोजीशन चल रही है हमारे उसमें फर्क आ रहा है, जिस वजह से क्रेडिबिलिटी का फुकदान नजर आ रहा है कि हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक केओटिक सिचुएशन है ना, उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। क्योंकि आप ये देखिए कि हर चीज इस स्टैंड स्टिल पे है, और आप इसका इम्पैक्ट नजर आता है। दुनिया जब देखती है कि आपकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, आपकी करेंसी वोलेटाइल हो गई है, आपके पास रिजर्व्स दिन ब दिन खत्म होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ बिग मेस समवेयर इन द पॉलिसी। क्योंकि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए दुनिया जो है अब आप पे ट्रस्ट करना आहिस्ता खत्म कर रही है अपना। अच्छा ईशान साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये प्लान बी भी है इसहाक डार साहब के पास, वो बता तो नहीं रहे क्या है। कुछ लोग समझ रहे रीस्ट्रक्चर का, ये कह रहे थे शायद वो है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अगर IMF से बात ना बनी, अभी ये प्रोग्राम नहीं होता, हमने सारा कुछ कर दिया, तो फिर मैं कौम से खिताब करूंगा? क्योंकि हमारे पास नौजवान है, हमारे पास किसान है, हमारे पास कारोबार है, कारोबारी लोग हैं, ताजिर हैं, पुलिस है। कुछ समझ आई उनकी इस बात की? मैं तो लोग कह रहे हैं जी ये था प्लान बी, कि कौम से खिताब करेंगे जब IMF से नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास, मैं अपने ताजिरों से खिताब करूंगा, मैं अपने यंगस्टर्स से खिताब करूंगा, मैं अपने पुलिस वालों से खिताब करूंगा, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब कोई चीज फेल हो जाएगी फिर करेंगे। अगर वही खिताब उन्होंने आज 2 दिन बाद करना है तो आज कर लें। अगर हमें मोटिवेट करना है तो आज कर लीजिए। जी इस वक्त मोटिवेशन की बड़ी जरूरत है मुझे। इस वक्त मुझे जो है ना सारी चीजें, टनल में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। आई नीड टू सी द लाइट। प्रॉब्लम ये है कि जो भी बातें हो रही हैं इस वक्त, मुझे ये लगता है कि हम रिएक्टिव स्ट्रेटेजी की तरफ हैं इस वक्त। हम प्रोएक्टिव नहीं है इस वक्त, हम रिएक्टिव है। अगर ये हो गया तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन जब ये घर बार तो ऐसे चल जाते हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलते माजरत के साथ। मुल्क के लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होने चाहिए कि यार अगर ये फेल होने की तरफ जा रहा है तो हम दूसरा प्लान लगाएं। स्टॉप लॉस करना होता है। हम जब स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सा ये आइडिया है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ बुक करना है अपना। सही। तो हम जब वो कर सकते हैं तो ये तो मुल्क की बात हो रही है। मुल्क के लिए तो आपको जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे तब तक तो मैं समझता हूँ कि हम कहीं बहुत देर ना हो जाए। अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं लोग सुन रहे हैं, कोई हुकूमत भी इसको सुने, लेकिन सब कुछ इसहाक डार साहब पर छोड़ा हुआ है और वही सारे फैसले करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी IMF का अगला जो प्रोग्राम है जो नई हुकूमत आएगी वो देखेगी।
जबकि ये बात भी की जा रही है कि दिसंबर तक कोई नया बजट लाना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे केयरटेकर सेटअप हो, या इलेक्शन हो के कोई और आ जाता है, कुछ भी हो। देखिए, उनका जो सारा बजट का इन्हिसार है 9,200 अरब का टैक्सेस पे, वो इन्हिसार कैसे किया है उन्होंने बड़े अच्छी सादी सी कैलकुलेशन बताई। कोई जो भी बच्चा बैठ के सुन रहा होगा ना वो भी ये समझ लेगा। वो ये कह रहे हैं कि 7,200 हमारा इस साल का टारगेट है जो जून अब खत्म होगा। इससे उन्होंने 30% जो है वो टैक्स बढ़ाने की तजवीज की है, यानी जो 9,200 पे गए हैं। वो ये कहते हैं बड़ा मासूमाना तरीके से कि 21% तो इन्फ्लेशन होगा, 22%, 21 या 22% इन्फ्लेशन होगा तो उतना तो वैसे ही टैक्स बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने कहा 3.5% की ग्रोथ हो जाएगी, तो ये हो गया 24.5% या 25%। तो हमें 5.5% का जोर लगाना होगा, वो हम लगा लेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इन्फ्लेशन होती है तो कारोबार तो नहीं चलता, कारोबार रुकता है। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 21% पे आज स्टेट बैंक ने दोबारा से लॉक किया ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर किसी को लोन लेके काम करना है या उसने लोन लिया हुआ तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 21 + 2 या 3% बैंक का जो स्प्रेड होता है, तो वो 24 या 23 या 22% इंटरेस्ट देगा। क्या इस इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई भी बिजनेस वायबल होता है? मुझे तो नजर नहीं आता। फिर दूसरी तरफ जो है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, दिन ब दिन कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ रही है सर, लोड शेडिंग हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, शदीद 8 घंटे नहीं है। चीजें इतनी ब्लीक है कि आप, मुझे नहीं समझ में आता कि 3.5% ग्रोथ का टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे। अच्छा। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस नहीं आएंगे तो ये टारगेट पूरा नहीं होगा और हम मजीद कर्जे लेते चले जाएंगे। तो मुझे तो ये नजर आता है कि आपको बजट जो है वो बहुत मिनी बजट बहुत जल्दी लाना पड़ेगा। ये तो 6 महीने तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। सिद्दीक जान, ज़ीशान साहब ये बताएं कि कोई आप देख रहे हैं कि कोई लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी आते हुए, कि महंगाई कम होते हुए, या कोई रोज़गार में इजाफा, कोई बिजली की कीमतों में कमी, गैस की कीमतों में कमी, पेट्रोल की कीमत में कमी, कोई आसानी आपको नज़र आ रही है लोगों की ज़िंदगी में? क्योंकि वज़ीर ममलकत साहिबा ने कहा, आयशा साहिबा ने, कि महंगाई कम होने शुरू हो गई है पाकिस्तान में। यार मुझे बताइए वो कौन सी जगह पे कम हुई है, मैं वो जगह पे जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी कल हमने ये बड़ा सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े फख्र से अनाउंस किया कि रशिया का ऑयल आ गया। ये नहीं बताया कि किस प्राइस पे आया है, अगर डिस्काउंट मिला है तो कितना मिला है ये भी नहीं बताया, और अगला अगर कोई ट्रांच आ रही है तो वो कब आनी है ये भी नहीं बताया। तो मुझे देखिए, मैं कह रहे हैं युवान में पेमेंट की है इसकी हमने। अरे भाई, युवान में पेमेंट किया तो युवान भी तो खरीद के ही पे किया होगा ना, कहीं ना कहीं से खरीद के पे किया होगा ना। सवाल ये पैदा होता है कि आपका रुपया जो है वो डॉलर के साथ पैक्ड है। आप कोई भी करेंसी खरीदेंगे तो वो पैक्ड होगी डॉलर के साथ। क्वेश्चन ये है कि आपने युआन खरीद के पे कर दिया, ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आवाम ये जानना चाहती है कि क्या ये जो ऑयल आया है पाकिस्तान में, रशियन ऑयल, ये जो क्लेम हो रहे थे कि 30 या 35% डिस्काउंट पे आएगा, क्या ये उस पे आया है या नहीं आया? ये बुनियादी सवाल है। जब इसका जवाब मिलेगा तो फिर उससे पता चलेगा कि हाँ आने वाले टाइम में कीमतें पेट्रोल की कम होंगी या नहीं होंगी। अभी तक तो कुछ भी कम नहीं हुआ। जो ब्लूमबर्ग के पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं फसी मंगी साहब, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिसीव्स फर्स्ट डिस्काउंटेड रशियन ऑयल शिपमेंट आफ्टर मोर देन अ ईयर टॉक्स स्टार्टेड। द शिपमेंट वाज ट्रांजैक्टेड इन डॉलर्स। वो कह रहे हैं डॉलर्स, ये ब्लूमबर्ग के ब्यूरो चीफ है। और नो अदर शिपमेंट एक्सपेक्टेड अंटिल अ न्यू एग्रीमेंट। दिस वाज अ सिंगल कार्गो टेस्ट प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए था, अभी कोई एग्रीमेंट होगा तो आगे जाएगा। लेकिन सिद्दीक जान का जो सवाल था, आप कोई बेहतरी देख रहे हैं आम आदमी के लिए? कोई महंगाई के लिहाज से, कोई बेरोजगारी की कमी के हवाले से, कोई ये लोड शेडिंग कमी के लिहाज से कोई अच्छी खबर? क्योंकि अगर बार बार साग कर सकते हैं जी, मुश्किल वक्त गुजर गया, अब तो हमने स्टेबल कर दिया सारा कुछ, अब बेहतरीन वक्त आ रहा है। उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आ रहा कि आगे चल के हमारे लिए, देखिए जो एक बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ आदमी है ना, और एक बॉर्डर लाइन से जो नीचे गरीब आदमी है, उसकी जिंदगी तो मिजरेबल हो गई है। यानी जब आपके मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहता है कि मुझे पानी खरीद के पीना पड़ता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है सारी चीजों की। यानी आप ये देखिए ना कि हमारे लिए चीजें किस तरह से चल रही है कि हमें हर चीज खरीदनी पड़ती है। लाइट नहीं होगी तो जिसके पास जनरेटर है वो जनरेटर चला लेगा, उसमें फिर तेल डालेगा जो महंगा तरीन तेल इस हमें मिल रहा है। तो आने वाला टाइम अनलेस एंड अनटिल हम प्लानिंग नहीं करेंगे, देखिए इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त दुनिया में जो पाकिस्तान कमोडिटीज इंपोर्ट करता है वो इंटरनेशनली इस वक्त 40 से 50% कम हो गई है।
तो उसका इफेक्ट आना चाहिए हमें। अनलेस हमारा रुपये और डॉलर पैरिटी कंट्रोल हो जाए तो फर्क आएगा आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन अगर आपका रुपया इसी तरीके से डॉलर के अगेंस्ट में नीचे जाता रहा तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई में जरा सा भी फर्क आएगा। ऑल्दो अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर आज हम 180 या 200 पे, या इवन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो रियल वैल्यू है इस वक्त रुपए की वो 244 है, हम 244 पे भी अगर आ जाते हैं तो यकीनन आवाम के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कुछ हो सकता है, जरूर फर्क आएगा। लेकिन अदरवाइज जिस तरह से रुपया गिर रहा है मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई रिलीफ है पाकिस्तान। निशान साहब, 3 महीने पहले बिलावल साहब ने अमेरिका में कहा था कि हमारे पास रशियन ऑयल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अब कैसे आ गया? अब ये तो फिर बिलावल साहब ही इसका जवाब देंगे, क्योंकि यकीनन अगर हमारे पास उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आज वो कैसे आ गई। मैं ये समझता हूँ ये सियासी बयान था पहले भी, और अगर अब आगे आए तो मेरे ख्याल से रिफाइन ये पॉसिबल है कि वो इसको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर लें और खुद यूज ना करें। ये मैं इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम करेंगे भी तो भी फिर ये महंगा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास कॉस्ट नहीं आ रही ना कि हमने डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा है या डिस्काउंटेड रेट पे नहीं खरीदा। अगर तो ये करेंगे तो फिर तो रशिया के साथ अगला एग्रीमेंट मुश्किल ही समझेंगे। क्योंकि ये जो बात मुजम्मिल की इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के वाले से कहा जाता है कि उन्होंने ये किया रशिया से ले, लेकिन पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े ज़बरदस्त तरीके चीज़ें बताई भी हैं, समझाई भी हैं और बहुत क्लैरिटी आ जाती चीज़ों में। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपको हम तंग करते रहेंगे। सिद्दीक जान, आखिर में आप सभी और मुजम्मिल दोनों से, मेरे पास 4 मिनट हैं, कराची वहाँ पर अब इस वक्त बहुत क्लोज मुकाबला लग रहा है। जो वैसे तो लगता तो ये है कि जी आराम से जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब जो हैं उनको बन जाना चाहिए, हाफिज़ नईम को, लेकिन जो मेयर कराची के उम्मीदवार हैं उनमें मुर्तज़ा वहाब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वो कहने जी तहरीक इंसाफ के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है सिद्दीक जान? वरना तो नंबर्स देखें तो बड़ा आसान होना चाहिए काम। देखें, अगर पाकिस्तान में आइन और कानून होता, कोई अखलाकियात, कोई असूल, ज़ाब्ते और कायदे होते तो बिल्कुल हाफिज़ नईमुर रहमान मजबूत थे, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल मजबूत नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है और जंगल के कानून के मुताबिक जो है वो सिंध में जंगल का कानून ख़ास तौर पे है, तो वहाँ पे तो फिर जंगल के कानून में तो इस वक्त पीपल्स पार्टी आगे है, ताकत उनके पास है, पुलिस उनके पास है, लोगों को घरों से वो उठवा रहे हैं, थ्रेट वो कर रहे हैं, डरा वो रहे हैं, फैमिलीज़ को वो थ्रेट कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं का बनेगा मेयर। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की अदालतें भी बेबस हैं, अदालतों की भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि अदालतें को बात कर सकें, और इसलिए मुझे तो बिल्कुल जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो कमज़ोर नहीं नज़र आ रही, या नंबर गेम में पीछे नज़र नहीं आ रही। ताकत में वो आगे हैं, वही उनका मेयर बनेगा, और जिनका मैंडेट है उनको मैंडेट नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात देखनी होगी कि जब आप जिसका मैंडेट होता है उसको नहीं देते तो उनके फिर नताइज क्या होते हैं, लेकिन उन नताइज की भी परवाह जो है वो नहीं की जा रही। वो तो नईमुर रहमान साहब तो 1971 की बात कर रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं कि जी पहले भी यही हुआ था। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है मुजम्मिल? देखिए, इसमें ऑब्वियसली ये कहना कि एक पार्टी जो सूबे को रूल कर रही है उसका चांस कम है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। पाकिस्तान में इस तरह ही होता है कि जो सूबे में या सेंटर में हो उसका इन्फ्लुएंस भी कायम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि कम्प्लीटली इसको डिनाई नहीं कर सकते कि उनका जो वहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी जो आर्ट है वो सीख ली है जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने भी, और जो उनकी अपोजिशन है उनकी वफ़ादारी तब्दील करवाना भी उनको आता है पॉलिटिकली। तो इसीलिए वोटर जो है वो उनका बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा MQM का बाइकआउट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिससे जमात इमर्ज कर गई दोबारा से। तो लगता यही है कि पीपल्स पार्टी इज़ गोइंग टू डोमिनेट। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लोजिंग से पहले कि ये हमारा सियासी तौर पर बड़ा अलमिया होगा कि आपको पता ही नहीं, आप वोट दे रहे हैं एक जमात को, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जी ये जीत तो ये जाएंगे, लेकिन फिर ये जाएंगे कहाँ, और फिर जिसको मैं वोट नहीं देना चाह रहा और मैं इसीलिए कि भाई ये हुकूमत इनकी ना बने, और आखिर में वही शख्स उधर चला जाएगा, तो लोगों का मैंडेट, वो वोट, वो तो सब तबाह हो गया। तो वो सारा इलेक्शन प्रोसेस वो तो बेकार हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि वो उस तरफ चला जाए, जिस तरह भी जाए, उसको कन्विंस कर लिया, पैसा दे दिया, डरा दिया, जो भी हो। लेकिन ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इससे तो फिर लोगों का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन।
सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। रजाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।